हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा। मैं हूं संकेत और आज डिस्कस कर रहे हैं हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जिनने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाइए पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देखिए। आपको उसके बाद ये आगे का जो है बहुत ही क्लियर समझ में आने वाला है। तो डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब टू डू एनी वर्क विथ अ सिस्टमेटिक मैनर। मतलब हम कोई भी काम कैसे करते हैं ये हमें बताना है। तो अकाउंट भी एक जैसे काम करता है उसके लिए हम बताते हैं। तो अकाउंट कैसे काम करता है? टू कीप फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अकाउंट क्या करता है? Accounting helps business in maintaining an accurate and up-to-date record of the day-to-day financial transaction of the entity, such as purchases, product sales, receipt and payment। मतलब अकाउंट क्या कर रहा है? अकाउंट जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे कि हमने क्या किया, सेल्स किया, परचेज किया, रिसिप्ट किया, पेमेंट किया, तो वह रिकॉर्ड हम डे टू डे एक्टिविटी में नोट कर रहे हैं, जिससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रिपेयर फोरकास्ट बजट। हमें क्या करना है? फोरकास्ट करना है बजट। जैसे कि आपने सुना होगा गवर्नमेंट हर साल क्या करती है? बजट बनाती है। बजट बनाने के बाद गवर्नमेंट जितने भी हमारे सेक्टर हैं उसमें उस बजट को एलोकेट करती है। मींस जैसे रेलवे है, रेलवे में कितना डेवलपमेंट करना है, आईटी है, आईटी वगैरह में कितना डेवलप करना है, और भी फील्ड हैं जितने जितना हमें डेवलप करना है। जैसे हमारा सिक्योरिटी, आर्मी है, आर्मी में हमें कितना इन्वेस्ट करना है। यही हमारे प्लान्स हैं फ्यूचर के, वो हम डिस्कस करते हैं कि हमें ऐसे काम करना है, इतना हमारे पास पैसा है, इतना हमारे पास इनकम हमारी आने वाली है। वैसे ही हम अपनी कंपनी में या फॉर्म में बजट प्रिपेयर करते हैं। द अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नीड टू प्रिपेयर फोरकास्ट बजट ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल डाटा टू चेक फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या कि हमें फ्यूचर में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, उसके हिसाब से हम अपना एक बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए हमारे लिए 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्रिपेयर बजट अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस। These forecast budget can be the overall company budget, the departmental internal budget and the project budget। तो क्या है कि हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट रहते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बजट हो सकता है, इंटरनल बजट हो सकता है और प्रोजेक्ट बजट हो सकता है। डिपार्टमेंटल मतलब हमारे डिपार्टमेंट हैं बहुत सारे, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट हो गए कंपनी में, तो उसके हिसाब से हम अपना बजट प्रोजेक्ट करते हैं। टू मेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करना, हमें फ्यूचर के बारे में प्रोजेक्ट करना कि हमें क्या करना है अपने फ्यूचर में। कोई फैक्ट्री का सेटअप करना है, फैक्ट्री का सेटअप कैसे करेंगे आप? फैक्ट्री का सेटअप हम कर पाएंगे जितना हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हम फैक्ट्री, जो भी हमें बजट प्रोजेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू, हम अपने बजट के हिसाब से जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से कर पाएंगे। ये पॉइंट देखते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बाय एनालाइजिंग द कंपनी अवेलेबिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास कितना पैसा है, मैंने पहले बताया पैसा बोलता है। पैसा कैसे बोलता है? कि हमें कोई भी चीज़ परचेस करना है, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करना है। विदाउट मनी वी कैन सेटअप एनी फैक्ट्री
और कंपनी, सो वी रिक्वायर मनी। इसलिए हम बोलते हैं पैसा बोलता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस होना चाहिए हमारे पास, अदरवाइज वी कैन नॉट अफोर्ड एनी फैक्ट्री एंड अदर थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो आवर कंपनी इफ वी डोंट हैव मनी। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो वी कैन नॉट सेट अप एनी फैक्ट्री, इवन वी कैन नॉट परचेस इवन सिंगल पेन विदाउट मनी। दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार भी भगा देगा हमारे शॉपकीपर की, अरे भैया 5 रुपए का पेन है तो 5 रुपए भी चाहिए आपके लिए, ठीक है। इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस हमारे पास होना चाहिए। इससे फाइनेंशियल रिसोर्सेस से हम, जैसे कि लैंड है, फर्नीचर है, ठीक है, और कोई भी व्हीकल है, ये भी परचेज कर सकते हैं। Expected revenue, future expenses, etc. Using this information, entity can predict project viability, future business expansion and growth. हम अपने फ्यूचर का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंशन कितना करना है और हमारी ग्रोथ कितनी होगी। जितना हम इन्वेस्ट करेंगे इन अ गुड मैनर, इन अ राइट डायरेक्शन, सो वी विल ग्रो अकॉर्डिंग टू डेट। हम उतना ही ग्रो करेंगे जितना कि हम इन्वेस्ट करेंगे। ये हो गया हमारा क्या, 3 पॉइंट हो गए हमारे ये। इसमें से 4 मार्क्स का हमारे लिए एग्जाम में आना है, तो कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंप्लाई विथ लीगल एंड स्टेटरी रिक्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज वी कैन नॉट रन अवर कंपनी विदाउट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। हर कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन मेक श्योर द एंटिटी इज complying with all statutory and legal compliance which are applicable to the entity. Also check all industrial and governmental rules applicable to the entity. Suppose we are setting one factory. कोई भी हम फैक्ट्री को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। ये है हमारी फैक्ट्री, एक ये है, सपोज ये स्मोक निकल रहा है, ये हमारी क्या फैक्ट्री, हम इसको सेटअप कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे फैक्ट्री को फॉलो करना है, एक तो हमारा स्मोक निकल रहा है, ठीक है, तो इसके रूल्स रहते हैं कि हमें कितना कार्बन एमिशन कर सकते हैं हम, ठीक है। फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट रहता है, फैक्ट्री में काम करेंगे तो हमारा लेबर लॉ होता है, ठीक है ना। फिर बहुत सारे लॉ होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। इफ वी विल नॉट एप्लीकेबल दैट लॉ, देन हमें पेनाल्टी को फेस करना पड़ेगा। तो क्या है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है कि जिससे हम पेनाल्टी से बच सकें। कहाँ पर थे, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन, और हमें जैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमें टैक्स के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एम्प्लॉइज वेजेस रिलेटेड कंप्लायंस टू सेव द एंटिटी फ्रॉम एनी पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर हम कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो हमें गवर्नमेंट पेनाल्टी दे सकती है और हमें वो एज अ फाइन हमें उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। एक नेक्स्ट ये लास्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का। अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो हमारे जो मैनेजमेंट को हेल्प होगी। किस चीज़ में हेल्प होगी, सबसे बड़ी हेल्प होगी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। डिसीजन
कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है। इफ़ वी विल टेक रॉन्ग डिसीजन देन आवर कंपनी विल गो डाउन, इफ़ वी विल टेक गुड डिसीजन देन आवर कंपनी विल राइज। तो हमें डिसीजन लेना बहुत, राइट डिसीजन लेना है, डिसीजन तो सभी लेते हैं, हमें राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए हमारे में। देखते हैं इस पॉइंट में क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच इन टर्न हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो भी मैनेजमेंट, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं, जो अकाउंट डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो वह जो मैनेजमेंट है डिसीजन लेगा जिससे हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन सच अ मैनर दैट द असेट ओन्ड आर नॉन, मतलब इसका ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऐसे मैनर में रिकॉर्ड करना चाहिए हमें कि हमें जो भी असेट वगैरह हैं हमें क्लियरली पता चल सके। इट विल असेट द मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग द असेट एंड ऑल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। जिससे क्या कर सके मैनेजमेंट, जो हमारे असेट हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी है, असेट क्या कहलाते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी, तो मैनेजमेंट उसके लिए प्रोटेक्ट कर सके। ये हो गए हमारे, एक बार हम सारे पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। क्या है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, टू कीप फाइनेंशियल रिकॉर्ड, टू प्रिपेयर फोरकास्ट बजट, टू मेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। फिर हमें क्या करना है, लीगल, टू कंप्लाई विथ लीगल एंड स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स और असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये हो गए हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ऐसा हम बोलते हैं और पॉसिबल ही है कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है इस दुनिया में। क्योंकि जो मान के चलो कोई विराट कोहली है, विराट कोहली क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वह फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेल सकता है, वो क्रिकेट में परफेक्ट है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल सकता है। जो फुटबॉल अच्छे से खेल सकता है मे बी वो और दूसरी चीज़ में परफेक्ट ना हो। तो हर चीज़ की कमियां होती हैं, ठीक है ना। लिमिटेशन मतलब कमियां, ठीक है। फिर क्या है मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि मापना, टू फाइंड समथिंग। इट इज अमंग द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इन अकाउंटेंसी one cannot measure the value of non monetary terms, things और इवेंट। मतलब अकाउंट क्या करता है, अकाउंट नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं जो भी, उनको क्या नहीं कर पाता है, मेजर नहीं कर पाता है, इसलिए वह रिकॉर्ड नहीं होते हैं। और रिकॉर्ड नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कैसा क्या क्वालिटी वगैरह प्रोडक्ट वगैरह बन रहे हैं। सपोज दो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक क्या है सेल्स टीम है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और दूसरा है हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सुपीरियर क्वालिटी का है। अब ये अकाउंट में नहीं दिखेगा हमारे लिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। जब वो सेल होगा, जब हमें पता चलेगा कि यह प्रोडक्ट हमारा बहुत सुपर क्वालिटी का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और दूसरा, टीम हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बट वी कैन नॉट राइट इन अवर अकाउंटिंग बुक्स कि हमारी जो क्या है टीम है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। इन अदर वर्ड्स, इफ सर्टेन फैक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of money, then they cannot
be included in the accounting, no matter how important it is for the management or for the company. तो कितने भी इम्पोर्टेंट हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें सबसे सुपीरियर चाहिए, लेकिन क्वालिटी नहीं है या क्वालिटी सुपीरियर चाहिए है तो वो हम अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, लैक ऑफ अकाउंटिंग, लैक ऑफ अकाउंटिंग है, कमी की नहीं है। फिर नो फ्यूचर असेसमेंट, फ्यूचर के बारे में हमें अकाउंट नहीं बता सकती, जितना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है हमें उतना नहीं पता है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी थिंग्स फ्रॉम आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेट ऑफ प्रिपरेशन। सपोज आज हम अपना स्टेटमेंट बना रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये क्या है 23, ये क्या है 24, ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन इन दोनों पीरियड की मिल पाएगी, हम ना लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को जज कर पाएंगे और ना नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को जज कर पाएंगे। द यूजर्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हम ये स्टेटमेंट देख के ना तो इसके 2-5 साल की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं और ना 2-5 साल मतलब शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन की इंफॉर्मेशन पता कर पाएंगे और ना ही लॉन्ग रन की इंफॉर्मेशन 10 to 15 ईयर की पता कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो भी हम अकाउंट में कॉस्ट लेते हैं वो हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग रहती है, दे आर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल डाटा। बट बीच में हमारा इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है ना, मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, तो हमारे लिए क्या है, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो ये अकाउंट हमारे चेंजेस को नहीं बताता है। मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, हमें पॉइंट देखते हैं। द वैल्यू इन अकाउंटिंग इज ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल डाटा और कॉस्ट विच इग्नोर द करंट फैक्टर। मतलब जो हमें आगे बढ़ना है और हम पीछे का देख रहे हैं, तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्या, नहीं बढ़ पाएंगे। दो कदम आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, बढ़ेंगे आगे, ऐसे अकाउंट है। तो ये क्या है, अकाउंट की कमी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को देखते हैं। एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अनदर लिमिटेशन इज दैट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ the business. Logically the actual profit and loss of a business can not only be calculated after the close down of it. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके लिए। हमारा बिजनेस है, सपोज 100 साल तक चलने वाला है, लेकिन हम एवरी ईयर क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। जब हमारा बिजनेस 100 साल तक चलने वाला है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अपना 100 साल बाद ही कैलकुलेट कर पाएंगे, बीच में तो कर नहीं पाएंगे। बीच में करेंगे तो क्या है, ये लॉजिकल नहीं है। तो यही बता रहा है वो अकाउंट। अनदर लिमिटेशन इज दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस बिकॉज लॉजिकली द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हो गए हमारे क्या, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सोचो एग्जाम में से मैं बोल रहा हूं और आप पढ़ने रहे। स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मैंने बोला था कि जो हमारी डेफिनेशन है वो 60 to 70% चैप्टर कवर करती है, तो हमारी डेफिनेशन ही है ये। क्या है, बुक कीपिंग। देखो बुक कीपिंग क्या है,
बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक, तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी दादा है, अकाउंटिंग पापा है, बुक कीपिंग बेटा है। ठीक है ना, 3 जनरेशन हो गई। जो दादा बोलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन वो अप्लाई करेंगे पापा, और पापा अपने बेटे को अप्लाई कराएंगे। देखते हैं इसको। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या करता है? जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनके लिए रिकॉर्ड करता है। हमने क्या देखा था? आई एम राम और CSAI कसाई, ये देखा था हमने। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, इसके बाद रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, ये हो गई हमारी क्या? बुक कीपिंग। आइडेंटिफाई करते हैं हम, पहचान कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को। पहचान के बाद मेजर कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। मापना के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्या कर रहे हैं? हम इसको लिख रहे हैं ट्रांजैक्शन को। और क्लासिफाइंग कर रहे हैं, मतलब इसको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। ये हो गए हमारी क्या? बुक कीपिंग। ठीक है, इतना हो गया। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज 1 स्टेप अहेड ऑफ बुक कीपिंग। इसके आगे जहां हम जाएंगे, क्या इसके आगे? हम समराइज कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये क्या है? अकाउंटिंग है। इसके लिए बुक कीपिंग के लिए एक पान वाला है, छोटा ग्रोसरी शॉप है, वो भी मेंटेन करता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए पान वाला, ग्रोसरी शॉप वाला मेंटेन नहीं कर सकता है। इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रोफेशनल स्टाफ की ज़रूरत है। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी दादा ने जो बोल दिया वो पापा करेंगे, वो बेटा करेगा। मीन्स दादा का बेटा करेगा और बेटे का बेटा करेगा। अब जो बोल दिया दादा ने वही होगा। इट्स रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। मतलब ये फ्रेम करता है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं अपने पप्पा और बेटा। ये हो गया। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्कोप को बोलते हैं हिंदी में क्षेत्र, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है ना, क्या फैला हुआ है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है हमें पता ही है भैया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स measured them in terms of money, recording them in the books of account and classifying them। पहला आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, और क्या है इसके बाद? समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग में आ जाएगा, देखते हैं इसको भी। अकाउंटिंग इन एडिशन टू द बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, ये क्या है? एडिशन है। समराइजिंग द recorded transaction in event, interpreting them, communicating the result to the user भी हमारा टॉपिक आने वाला है, पढ़ने वाले हम। फिर स्टेज कब होता है? ये भैया पहले होता है, वो बाद में होता है। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज बेसिस फॉर अकाउंटिंग, और इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड। ये कहाँ शुरू होता है? जहाँ पे हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है, वहाँ पे भैया हम अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव मतलब एम।
मतलब उद्देश्य क्या है भैया ऑब्जेक्टिव इसका? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। क्या करना है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी हमारे डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उनके लिए कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टी से। इंटरेस्टेड पार्टी कौन होती है? यूज़र होते हैं इंटरेस्टेड पार्टी, उनसे हमें कम्युनिकेट करना है। फिर हो गया हमारा नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी है, हमारी रूटीन वर्क है, लेकिन ये अकाउंटिंग है एनालिटिकल और डायनेमिक इन नेचर है। फिर परफॉर्मेंस, इट बिगिंस अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेंड स्टाफ, मतलब एक पान वाला भी है, वो भी अपना लेखा जोखा कर लेता है। क्या कर लेता है? लेखा जोखा पान वाला भी कर लेता है, लेकिन अकाउंटिंग पान वाला नहीं कर पाएगा, उस पर बैलेंस शीट बनाते नहीं बनेगी। इट बिगिंस स्पेसिफाइड फंक्शन इज परफॉर्म बाय ट्रेंड स्टाफ। इसके लिए क्या चाहिए? प्रोफेशनल चाहिए भैया, अकाउंटेंट चाहिए प्रॉपर। फिर लेवल ऑफ स्किल, बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। लिखना ही तो है, क्या खरीदा क्या बेचा, लेकिन इसके लिए हमें एक स्पेशल स्किल चाहिए। अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। हमें एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है, समझाना है भैया दूसरे को, तो गलत तो नहीं समझाएंगे। ये हो गया हमारा क्या? डबल एंट्री सिस्टम। फिर है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारी अकाउंट में क्वालिटी वगैरह क्या है, इसके लिए वो हमने लिमिटेशन तो पढ़ ली है भैया कि भाई कमियां क्या हैं, तो हम क्वालिटी ही बताएंगे। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड फेयर। हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर होता है। बिसाइड दिस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स दैट मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द यूजर। जो हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अकाउंटिंग को क्या बनाता है? यूजफुल बनाता है। किसके लिए? जो यूजर्स हैं हमारे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? रिलायबिलिटी, मतलब भरोसा करना है भैया हमें अकाउंट पर। हमारी सरकारी भरोसा करती है, जो हम देते हैं उनके लिए अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसके हिसाब से हम टैक्स पे कर देते हैं। उनको लगता है सही है तो सही है, नहीं है तो नोटिस आ जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, ठीक है ना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसेमंद होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। आजकल धोखे वाला बहुत चल रहा है। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बियास एंड मटेरियल एरर। बायस होना चाहिए, ठीक है ना। बायस मतलब पक्षपात होता है, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए अकाउंट में, और कोई भी मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए। ये हो गया। सेकंड क्या है? रिलेवेंस होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर। रिलेवेंस मतलब क्या होता है? इनके काम में आना चाहिए इन्फॉर्मेशन, जब भी काम की है, अदरवाइज कुछ काम की नहीं है। रिलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर। इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर। अगर ये जो यूजर है इसकी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो अकाउंटिंग काम की, अदरवाइज नहीं है। क्यों करेगा ही? क्यों अकाउंटिंग? जब यूजर मतलब ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है तभी तो यूजर यूज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी।
जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो समझ में आना चाहिए भैया। इफ़ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो वाई वी विल कीप द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अगर हम अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ नहीं पा रहे हैं तो हम क्यों रखेंगे? Understandability means that the information provided through the financial statement must be presented in a manner that user are able to understand it. User easily समझ सके information। Comparability, comparability मतलब क्या होता है? एक होता है इंट्रा फर्म और होता है एक इंटर फर्म। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक घर में 4 भाई बहन हैं, तो जब वो उनके मम्मी पापा उनका रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं आपस में घर के लोगों में, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मतलब घर के 4 बच्चे हैं, उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, और बाहर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंटर फर्म कंपैरिजन, दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं, कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंटरप्राइज ऑफ द पीरियड ईदर विथ दैट ऑफ अदर पीरियड। और कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं रिजल्ट का, पिछले साल से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड ईदर विद दैट ऑफ अदर पीरियड, मतलब दूसरे पीरियड से कंपैरिजन कर रहे हैं, नॉन एज द इंटर फर्म कंपैरिजन, और विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर एंटरप्राइज, मतलब दूसरे से कर रहे हैं तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। ठीक है।